देखो बच्चों, अभी तक हमने पब्लिक इशू और परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक पढ़ लिया है, और उसके अंदर हमने जो पढ़ा पब्लिक इश्यूज में एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट जो एडिशन आया जो हमारा किससे, शेयर से अलग था। शेयर्स के केस में हमारा क्या था, डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, तो यहां पे हमारा वो भी डिस्काउंट का है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, होता क्या है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, मान लो आपको कहीं से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, और आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो। मान लो आपने 80 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, लेने के लिए मतलब एप्लीकेशन लगाई। अब बैंक कहता है कुछ सिक्योरिटी दो। हमने बैंक को सिक्योरिटी पे अपनी एक प्रॉपर्टी, अपनी एक बिल्डिंग या लैंड कुछ गिरवी रख दी, उसकी रजिस्ट्री गिरवी रख दी, और उसकी उस दिन वैल्यू थी 1,20,00,000 रुपए। एक बात सोचो, मैं 80 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं और अपनी 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक के आगे गिरवी रख रहा हूं, लेकिन बैंक फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब सोचो ना, अगर मान लो कल को मैं बैंक को अपने लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाया, तो बैंक मेरी जो एसेट्स है 1.2 करोड़ की, उसमें से अपने 80 लाख रिकवर करके बाकी 40 लाख मुझे दे सकता है। लेकिन बैंक ऐसा क्यों मान रहा है कि अभी भी हमारी कवरेज नहीं हो सकती? रीजन ये है, हो सकता है ना कि जो लोन का अमाउंट है 80 लाख का है, और हम इंटरेस्ट की पेमेंट में गड़बड़ करते जाएं, और इंटरेस्ट इकट्ठा हो सकता है कि 1.3 करोड़ तो विद इंटरेस्ट अमाउंट बन जाए। बैंक कहेगा हम तो फिर भी 10 लाख के घाटे में हैं। और हो सकता है, पहले तो ये सिचुएशन हो सकती है कि हम इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे, प्रिंसिपल की भी नहीं कर पा रहे, तो हमारा वो इकट्ठा हो गया 80 लाख प्लस 50 लाख का तो हमारा इंटरेस्ट बन गया। तो 1.3 करोड़ रुपीस जो हैं वो हमारे क्या थे, 1.3 करोड़ रुपीस जो थे वो हमारा पैसा था जो हमने बैंक को देना था, लेकिन हमने तो 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी है, इसलिए बैंक ये सोचता है। और दूसरी एक बात और, हो सकता है कि हमने इंटरेस्ट की पेमेंट पूरी टाइम पे करी है, इस बात को भी साइड करते हैं, हमने बिल्कुल टाइम पे पेमेंट करी है इंटरेस्ट की, लेकिन हुआ क्या, 10 साल बाद हमने बैंक को लोन की रीपेमेंट करनी थी, और जब 10 साल हुए ना पूरे, उस टाइम पे वो 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी जो थी ना, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रह गई। बैंक कहता है 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए का लोन आप ले रहे हो, कल को ये 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर मान लो डाउन चली गई और हमारे लोन का जो अमाउंट हमने आपको दी उससे भी नीचे चली गई, तो हमारे लिए तो रिस्क है ना। इसीलिए बैंक ना इस सिक्योरिटी के साथ, ये जो हमने सिक्योरिटी रखी है, गिरवी रखी है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके कागज, इसके साथ बैंक कहता है कुछ और एक सहायक, मतलब साथ में कोलेक्टरल सिक्योरिटी एक और रखो। हम क्या करते हैं, बैंक को अपने डिबेंचर्स गिरवी रख देते हैं। भाई अगर कल को रीपेमेंट नहीं कर पाए ना, यही डिबेंचर्स आप ये मान लेना आपको इशू कर दिए, जैसे पब्लिक इशू डिबेंचर्स को दूसरों को किया जाता है, वैसे आपको भी इशू कर दिए, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर्स के ऊपर वो मिलता जाएगा। लेकिन कब, जब डिबेंचर इशू माने जाएंगे। अभी हम उनको देंगे लेकिन डिबेंचर्स गिरवी रखेंगे, समझ रहे बात को, अभी हम डिबेंचर्स गिरवी रखेंगे, हम उनको डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें कोई नहीं एक एंट्री तो करनी ही पड़ेगी, उसके ऊपर बात करनी है मुझे, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन है, कह रहा है कि ना एक कंपनी के पास 15 लाख रुपए के 9% डिबेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को एक कंपनी के पास 15 लाख रुपए के 9% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, पहले से पड़े हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने लोन लिया फ्रॉम बैंक फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया, उसकी एंट्री कर देते हैं हम। सबसे पहले बैंक से लोन लेने की आप एंट्री क्या करोगे, कब लिया लोन, ये लोन लिया 1 अप्रैल 19 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, नरेशन बनेगी बीइंग लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक। कितने रुपए का लोन लिया, 2 लाख रुपए का। उसके बाद कंपनी ने क्या कर दिया, इसके बदले में कंपनी ने बैंक के पास डिपॉजिट कर दी है 2509% डिवेंचर 100 का एक है एज कोलेक्टर सिक्योरिटी अलोंग विद प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ ₹4 लाख। प्राइमरी सिक्योरिटी हमने 4 लाख रुपए की रखी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, वो सिर्फ गिरवी रखी है, कोई ये थोड़ा कि हमारी तरफ से चली गई है। लेकिन जो कोलेक्टर सिक्योरिटी, जो सहायक प्रतिभूति है, प्रतिभूति बोलते हैं सिक्योरिटी को हिंदी में, तो जो हमने साथ में एक और चीज रखी है डिबेंचर्स, उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी डिबेंचर सस्पेंस के तौर पे 1/4/19 को। अच्छा ये कोई डेट फिक्स नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी अगली डिबेंचर
सस्पेंस डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। कितने रुपए? 2500 इंटू 100, 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स गिरवी रखे। देखो इशू नहीं हुए, हमने क्रेडिट में जरूर लोन लाइबिलिटी के नाम से डिबेंचर्स क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट में कुछ मिला नहीं है, वो सस्पेंस में है बस। ठीक है, तो अभी हम इसको इशू नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी हमें समझाने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी कि हमने गिरवी रखी है डिबेंचर्स। फिर क्या होता है, कह रहा है वो 4 लाख की जो प्राइमरी सिक्योरिटी थी उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। उसके बाद कंपनी ने दोबारा लोन लिया 1 लाख रुपए का, फिर दोबारा से जो लोन लिया उसकी एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन था हमारा? दोबारा से जो लिया वो 1 लाख रुपए का लोन लिया, और इसके बदले में डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का रेट कितना है? 9%, तो टू 9% डिबेंचर्स। कितने? 1250 है और 100 रुपए का एक है, तो 1,25,000 रुपए के डिबेंचर्स हमने गिरवी रख दी। ये चीज है। और कह रहा है कि ना आपको जर्नल एंट्री करनी है, जो हमने कर दी। फिर कह रहा है कि आप इस डिबेंचर्स को और लोन अमाउंट को बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। मैं मान के चलता हूं कि आपको बैलेंस शीट अच्छे से बनानी आती है। आपने एनालिसिस वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर जो शेड्यूल 3 का था वो आपने अच्छे से किया था, और आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर भी, जो उसमें प्रेजेंटेशन थी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को, रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे दिखाते हैं, वो आपने अच्छे से समझी थी। अब बात ये आती है कि जो मैं अब आपको समझाऊंगा ना, वो कोलेक्टरल सिक्योरिटी को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं और ये लोन लाइबिलिटी को। तो ये मान के चलो आपने कुछ पोर्शन बैलेंस शीट का पढ़ा हुआ है, आपने शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं और अपना उसको रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब मैं बात करूंगा सिर्फ, हम किसकी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट। कौन से साल की बात है? 1/4/19 को हमें बैलेंस दे रखा था, मतलब 31/3/20। तो एक्सट्रैक्ट जब हम बनाएंगे तो ये हमारा 31/3/20 और ये हमारा 31/3/19 पिछले साल, या 1/4/19 भी लिख सकते हो। यहां पे लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, और ये आपका एक्सट्रैक्ट है। आपने पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ प्रेजेंटेशन बतानी है कि आप ये लोन लाइबिलिटी और ये कोलेक्टरल सिक्योरिटी को कैसे शो करोगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले ऐसे लिखना है कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और मैं मान के चलता हूं, मैं इसके ऊपर ये जो एक्सप्लेन करने का कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आता है ये। मैं आपको शेयर होल्डर फंड की प्रेजेंटेशन ऑलरेडी समझा चुका हूं। कहां पे? शेयर्स वाले चैप्टर में, और कंपनी एनालिसिस वाली बुक जो है उसके फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन बहुत डिटेल में कर चुका हूं। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स, सॉरी शेयर होल्डर फंड तो हमारा सिलेबस, मतलब अभी हमने करना नहीं है, सिलेबस में तो है, लेकिन हमें यहां पे नहीं करना। हमें क्या लिखना है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हमें पढ़नी है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे क्या पढ़ेंगे हम? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब ये मत बोलना कि पहले नंबर पे नॉन करंट लाइबिलिटी कहां से आ गई, शेयर होल्डर फंड आता था। शेयर होल्डर फंड हम नहीं पढ़ रहे ना यहाँ पे, वो आप शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो हम स्टार्टिंग तो यहीं से करेंगे ना, नॉन करंट लाइबिलिटी से, और इसी यही पढ़ना है मेनली तो हमने। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पहले दिन, साल के पहले दिन आपके पास 15 लाख रुपए के 9% डिबेंचर्स पड़े थे, ऑलरेडी पड़े थे। ठीक है, तो उसके तो मैं लिख ही देता हूं कि 15 लाख रुपए, इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं बनाऊंगा एक नोट नंबर, में थोड़ा स्पेस देना भूल गया हूं, इसके लिए यहां पे एक स्पेस होएगा नोट नंबर का, ये नोट नंबर 1 में जाएगा। जो करंट ईयर की का बैलेंस है वो निकालना पड़ेगा हमें। कैसे करूंगा मैं? नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें हमारा पहला नोट, और एक ही बनना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, कोई प्रेजेंट करना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप क्या दिखाओगे? एक तो आपके वो जो 9% डिबेंचर्स हैं, मुझे बताओ पहले से कितने के पड़े थे? जो साल के स्टार्टिंग में डिबेंचर्स पड़े थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, वो 15 लाख के पड़े थे। साल के बीच में आपने ये गिरवी रखी है, ये इश्यू नहीं करे, लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ना एक बार आप क्या करो, 15 और 2 17.5, 17.5
और 18.5 और 18,75,000 एक बार आप लिख दो डिबेंचर्स में। मैंने क्या किया, जो 15 लाख के पहले से पड़े थे इसमें 2.5 प्लस 1 25 3,75,000 के डिबेंचर्स और ऐड करके यहां पे दिखा दिया। अब मैं इसी में से उस डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देता हूं 3,75,000 रुपए। तो आपके पास दिखाने तो वही है 15 लाख के। अब आप कहोगे कि फिर दिखाना ही क्यों था, अब लेस करना था। मैं आपको एक चीज बता दूं, डिबेंचर्स क्रेडिट हैं मतलब लाइबिलिटी में तो आएंगे, पहले वाले 15 लाख प्लस ये वाले भी, लेकिन इसके लिए डिबेंचर सस्पेंस आपका एसेट साइड में जाता, एसेट साइड में जाता अदर करंट एसेट्स के अंदर या अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। हम उसको डेबिट में दिखाएं या क्रेडिट में, किस में से, डिबेंचर्स में से लेस कर दें, एक ही बात है। जैसे मान लो आपका नेगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आता है, मैंने मान लो आपका प्रॉफिट है नेगेटिव जा रहा है, लॉस आ रहा है, तो आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस कर देते हैं, ठीक है। यह आपने पहले कंपनी एनालिसिस वाली बुक के अंदर पढ़ा है। अब बात ये आती है, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए क्या करूंगा, एक बारी 15 लाख रुपए के जो ओपनिंग डिवेंचर्स पड़े हैं उसमें मैं ये प्लस ये ऐड कर देता हूं एक बारी, फिर इन्हीं को वापस में डिवेंचर सस्पेंस क्योंकि डेबिट में पड़ा है तो डेबिट वाले पोर्शन को वापस से लेस कर देता हूं। मैंने इस क्रेडिट को ऐड किया यहां पे 15 लाख में, लेकिन इस डेबिट को मैंने लेस किया यहां पे। बात को समझो, नहीं तो अगर मान लो मैं यहां पे 18,75,000 लिख देता तो ये डेबिट बैलेंस जो है फिर मुझे एसेट साइड में लिख के दिखाना पड़ता और मैं एसेट्स वाला पोर्शन बना ही नहीं रहा। तो मैंने सीधा डायरेक्टली से डिवेंचर सस्पेंस में लेस कर दिया सीधा, यहीं पे ही, कहां पे, डिवेंचर्स में से। इसके अलावा हमारा लोन अमाउंट कितना है, तो बैंक लोन जो है हमारा 2 है, एक है 2 लाख रुपए और एक है 1 लाख रुपए, टोटल है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो बैंक लोन के साथ लिख देते हैं ऑन सिक्योरिटी ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं ऑन सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स या प्राइमरी सिक्योरिटी जो भी है उसको बस उसका नाम लिख सकते हो, ऑन कोलेक्टर सिक्योरिटी लिख सकते हो वैसे तो, ऑन कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज कितने की है कोलेक्टर सिक्योरिटी, 2.5 और 3,75,000, बस ऐसे लिख के बता दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेथड मेरी तरफ से प्रेफर्ड मेथड है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। कोई ये नहीं है कि आपके पास कोई अलग से जो दूसरा मेथड है, मैं भी बताता हूं उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आप वो मेथड करेंगे तो वो ठीक माना जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है, आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रेजेंटेशन अच्छी दिखाने के लिए ये मेथड करना है। अब मैं आपको बता दूं दूसरे मेथड में क्या करना है। दूसरे मेथड में आपको पता है क्या करना है, आपको ना, अब ये आप नोट कर लो पहले, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं कर रखा तो फिर कंफ्यूजन में रहेगा। आपको लोन लेने की एंट्री करनी है, डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री करनी है, फिर लोन लेने की एंट्री करनी है, फिर डिबेंचर गिरवी रखने की, फिर आपको सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी का ही नोट बनाना है। नोट बनाना है यहाँ पे 15 और 3 18, टोटल 15 और 3 18, 15 लाख के पहले से डिबेंचर्स पड़े थे और 2 लाख और 1 लाख का हमने बैंक लोन लिया, तो टोटल 18 लाख की लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। और जो डिबेंचर्स हमने एक बार गिरवी रखे हैं उसको ऐड कर दिया 15 लाख में, फिर डिबेंचर सस्पेंस को वापस लेस करके 15 लाख दिखा दिया। एक तो ये तरीका है प्रेजेंटेशन का, और मैं कहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ लो, नोट कर लो एक बारी। देखो अब हम सेकंड मेथड में पता है क्या करेंगे, हम डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री ही नहीं करेंगे, हमें डिबेंचर गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं करनी, ये दोनों एंट्री गायब। क्या बैलेंस शीट की यहां पे अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा, नो। कहां पे फर्क पड़ेगा, आपको ना क्या करना है कि 9% डिबेंचर्स जो हैं वो सीधा 15 लाख रुपए के यहां पे दिखा दो, बैंक लोन के साथ लिख दो कि ऑन सिक्योरिटी ऑफ ये है मतलब, और इसमें लिख दो कि फर्दर डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 3,75,000 आर इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी। मतलब जो आप ऐड करके लेस कर रहे थे आप सीधा 15 लिखो, ना ही 1875 लिखो, ना ही 375 लेस करो, सीधा 15 लाख लिखो। और दोनों के साथ आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहां पे भी ब्रैकेट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि जो डिबेंचर्स हैं इसके अलावा और डिबेंचर्स भी हैं लेकिन वो गिरवी रखे हुए हैं, फर्दर डिबेंचर्स ऑफ 3,75,000 आर इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी, मतलब इस 15 लाख को छोड़ के। तो हमने अमाउंट वही 15 लिख दिया।
बैंक लोन जो है आपका 2 + 1 3 लाख वो लिख दिया और ब्रैकेट में लिख देना कि वो सिक्योरिटी पे है 3,75,000 रुपए के डिबेंचर्स की कोलेक्टर सिक्योरिटी पे, तो 18 आ गया। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे 2 एंट्रीज हट गई और यहाँ पे वो ऐड करके लेस करने वाले की जगह सीधा ब्रैकेट में हमने लिख दिया। ये आपका कोलेक्टर सिक्योरिटी वाला टॉपिक था और मैं मान के चलता हूं इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक मिक्स कंसेप्ट का क्वेश्चन भी है और एक, जब हम जो लोन ले रहे हैं इसकी रीपेमेंट की भी तो कभी डेट आएगी ना, और जब रीपेमेंट की डेट आएगी तो हम उसकी कैसे सेटलमेंट करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस का कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये वाला पोर्शन आप नोट कर लो जो मैंने आपको सेकंड मेथड समझाया है। ये मैं बोल सकता हूं कि ये कौन सा मेथड है, ये सेकंड मेथड है, मेरा प्रेफर्ड मेथड पहले वाला था, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है अच्छे से।